नमस्कार। न्यूज हाट के कहिए विधायक जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलाकांत पांडे और मेरे दाएं साइड में हैं डिहरी विधानसभा क्षेत्र के राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह। कहिए विधायक जी के इस कार्यक्रम में इनका स्वागत है। धन्यवाद। मैं अब न्यूज हाट के दर्शकों को यह बता दें कि यह अपने नाम के अनुकूल उस डिहरी विधानसभा क्षेत्र से फतह करके विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि राजद के ही मोहम्मद इलियास हुसैन वहां से 6 बार विधायक रहे। बीच में प्रदीप जोशी है जो बने थे, लेकिन उन सारे समीकरणों को इन्होंने ध्वस्त करके विधानसभा की सीढ़ियों को नमन करने पहुंचे हैं। तो इनके बारे में बहुत विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ये बहुत राजद के तेज तरार कद्दावर नेताओं में से एक हैं। तो इनसे हम इस कहिए विधायक जी के कार्यक्रम में न्यूज हाट के दर्शकों को यह बता दें कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके बचपन के सहपाठी मित्रों और राजनीति से जुड़े हुए वर्तमान कुछ सवाल लेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में यह जानते हैं कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं और आपकी प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर के उस शिक्षा तक की पढ़ाई है जो कहाँ से हुई, यह हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को इस कहिए विधायक जी कार्यक्रम में साझा की। मेरा जन्मभूमि ग्राम इंदौर, थाना दिनारा, रोहतास में है और हमारा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक वहीं पर हुआ है, अपने थाना क्षेत्र में ही। और हमारा कर्म भूमि जो है वो डिहरी रोहतास है। मतलब दिनारा में पढ़े और डिहरी ऑनसोन में कर्म भूमि। तो आप है जो पढ़ाई लिखाई के दौरान राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ, यह हमारे न्यूज हाट के दर्शकों। हमारे बड़े भैया श्री भगवान सिंह जी, वो 89 में जब ये बीपी सिंह जब आए, उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो जनता दल बना था तो हमारे बड़े भैया सक्रिय भूमिका में आए। उसमें हम लोग 18-19 साल 20 साल के होंगे। तो उसी समय से हम लोगों को राजनीति का प्रेरणा मिलते रहा अपने बड़े भैया से। और उसके बाद हम लोग भी धीरे धीरे राजनीति में अपना कदम रखे। मतलब आप सुन रहे थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उसी से है इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रहा वो राजनीति से जुड़ा हुआ रहा और उनसे वह है लगे रहे और उसी समय से यह भी है जो राजनीति के काखा गाँव सीखे और आज तक पहुंचे। तो आप सबसे पहले हमारे अपने न्यूज हाट के दर्शकों को यह बताइए कि आप है जो कौन सा चुनाव है जो सबसे पहले लड़े, वह हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को साझा। मैंने पहला चुनाव 2010 में एमएलए का ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये चुनाव मैं लड़ा और जीतकर आपके सामने विधानसभा में मैं पहुंचा। 2010 में इन्होंने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद 2020 में है जो राजद के टिकट पर लड़े। अब इनसे हम यह जानते हैं कि आपके पढ़ाई लिखाई के दौरान वैसे मित्र जो आपके है जो कुछ न्यायिक सेवा में गए होंगे, कुछ है जो प्रशासनिक अधिकारी बने होंगे, कुछ है जो खेल कूद में रहे होंगे, मैंने और कुछ है जो आपकी राजनीति में है जो सहयोग किए होंगे, तो उन है जो सहपाठी मित्रों के बारे में भी हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को साझा। हम लोग का पढ़ाई समाप्त होने के बाद हम लोग बिछड़ गए, हम डिहरी चले गए, बहुत सारे साथी जहाँ चले गए, लेकिन सारे हमारे साथ जितने साथ पढ़ने वाले लोग सारे कामयाब हैं और आज जहाँ भी हैं, कोई नौकरी के क्षेत्र में है, कोई बिजनेस में है, कोई राजनीति में भी है, सब लोग अपना अच्छे राइज कर रहे हैं। तो डिहरी में आपका क्या है जो रहने का खास है? वैसे मुझे जो जानकारी है कि डिहरी में आपका होटल का व्यवसाय है और किन किन व्यवसायियों से जुड़े हैं, इससे कैसे संबंधित है जो हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को साझा। हम डिहरी ऑनसोन में हमारे बड़े भाई जो हैं 1980 में आए
और बड़े भैया भी राजनीति वहीं से अपना शुरुआत किए और विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनको काफ़ी प्रेरणा मिला, क्योंकि वो समाजवादी एक प्रधानमंत्री थे जो अच्छी तरह से संवैधानिक ढंग से देश को चलाने का काम उन्होंने किया और उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हमारा फूड ग्रेड का बिजनेस है, जैसे चावल, धान, गेहूँ। हम 89 से इस बिजनेस में हैं। इसके बाद जो है हम एक होटल बनाए और आज होटल भी चल रहा है, वो बिजनेस भी चल रहा है। यही है हमारा मात्र मतलब 2 बिजनेस है, एक फूड ग्रेन का है और एक होटल का बिजनेस है। अच्छा, आपके यहाँ आईटी का छापा पड़ा था, तो उस छापा का क्या मकसद था? या पॉलिटिकल था या फिर है जो जिस तरह से आज है जो आपके है जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और फिर राजद के है जो पूर्व विधायक अबू दोजाना और समेत बहुत सारे लोगों पर है जो इस बीच में चापा चला, तो इसके बीच में है जो तेजस्वी जी भी कई बार कह चुके हैं कि जो ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है जिसके द्वारा, उस स्क्रिप्ट के जरिए ही हो रहा है, क्या उसी का है जो खेला तो नहीं था? इस पर भी थोड़ा हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को देखिए, ये तो आईटी वाले ही बता पाएंगे कि छापा क्यों मारे, छापा मारने का रीजन क्या था और छापा में क्या मिला है आपके पास। आप लोगों को आईटी वाले से भी पूछना चाहिए। और जहां छापा मारते हैं बीजेपी आरएसएस वालों के पास, वहां मिलता भी है तो उन पर क्या कार्रवाई होता है। तो ये पूरी जो है विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये डर गए हैं। महागठबंधन बनने के बाद ये बिल्कुल बुरी तरह डरे हुए हैं कि बिहार से ये तो साफ हो चुके हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन हुआ है और तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रहा है, उस सरकार से, महागठबंधन के सरकार से केंद्रीय बीजेपी घबरा गया है। तेजस्वी यादव जी का जनाधार और पॉपुलरिटी को देखते हुए इतना घबरा गया है और ये सब घबराहट वो सब मतलब कि आईटी का, सीबीआई का, ईडी का अपना प्रयोग कर रही है। तो इससे मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, महागठबंधन की कोई भी एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, सांसद हो, इससे घबराने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ने के मूड में हैं और पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है और इसका जवाब आने वाला 24 का चुनाव सामने है। देश की जनता केंद्रीय बीजेपी सरकार को देने का काम करेगी। अच्छा, उस समय जो छापा पड़ा था तो कहा जा रहा है और उसमें बहुत चर्चा था कि आईटी वाला ही खुद है जो अटैची भर करके लेकर के आए थे। इसका क्या खुलासा हो पाया है? कुछ इस पर भी थोड़ा है जो बताइए। ठीक है, मैंने उस समय जो चर्चा थी कि आपके यहाँ जब होटल पर छापा पड़ा था तो आईटी वाला ही खुद है जो अटैची भर करके ले आया था, तो बदनाम करने के लिए यह चर्चा था। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा अगर होता तो वो जरूर कहता कि नहीं इतना पैसा यहाँ से मिला है, जबकि हमारे जानकारी के अनुसार रेस्टोरेंट के काउंटर से लगभग 6,000 रुपया मिला था, उसको गिन करके वहीं रख दिया, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो देखिए कितने बढ़िया से है जो इन्होंने है जो महागठबंधन को लेकर के केंद्र सरकार, मोदी, अमित शाह, बिहार को लेकर के घबराहट है, इस पर इन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन यह हम इनसे यह है जो जानना चाहते हैं कि आखिर है जो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही क्यों है जो केंद्र सरकार आईटी और सीबीआई के जरिए कर रहा है, बाकी है जो महागठबंधन के और दूसरे घटक दल हैं उसके खिलाफ नहीं मुहिम चला रहा है, इसका मतलब क्या है? 2020 विधानसभा का चुनाव आपने देखा था, एक 32 साल का लड़का, एक हेलीकॉप्टर और बीजेपी आरएसएस वालों का
30-30, 40-40 मतलब कि हेलीकॉप्टर, और जो रिजल्ट हुआ उस रिजल्ट से ही तो बीजेपी घबराया हुआ है। मतलब 2020 से ही है जो घबराहट है। घबराहट है कि ये क्या हो रहा है। आज तेजस्वी यादव जो विभाग मिला है उनको आप देख लीजिए कि ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के पूरे बिहार में जो भी पीएचसी था, एडिशनल पीएचसी थी, महागठबंधन बनने से पहले उस पर बेड पर कुत्ता मिलता था, डॉक्टर नहीं रहते थे, नर्स नहीं रहते थे। आज जा करके देखिए स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है। पूरे बिहार में जब से महागठबंधन बना है हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और तेजस्वी जी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बिहार के जनता के सेवा में लगे हुए हैं। यही तो कारण है कि बीजेपी आरएसएस वाले घबराए हुए हैं और उनको किसी तरह से उनको सत्ता चाहिए। अभी आप देखिए उस समय जब 14 में चुनाव चल रहा था तो बीजेपी आरएसएस के 2 एजेंट सामने आए थे, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव। कैंप लगा करके जगह जगह बोलते थे तुमको 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए कि 65 रुपये चाहिए। गैस सिलेंडर उस समय 415 रुपये का मिलता था, 415 रुपये चाहिए कि 250 रुपये चाहिए। और अन्ना हजारे लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार, कलाधन, आज दोनों एजेंट आज कहाँ गए? आज 1250 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज 1250 का सिलेंडर हो गया, 100 पार पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। आज दोनों एजेंट कहाँ गए उनके भाई? आज उनकी बोलती बंद है। आज भी अगर वो वास्तव में देशभक्त अगर थे तो आज भी लोकपाल का बात उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार का बात उठाना चाहिए, लेकिन वो लोग जो है इनके एजेंट थे। और आज जो देश का स्थिति है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। और आप देखिए किसी भी समाजवादी नेता पर अगर रेड हो रहा है, इसलिए रेड हो रहा है कि उस पर दबाव बनाओ, और जो पॉपुलर है, जिसका जनाधार है, उसी के यहाँ रेड हो रहा है। उस पर दबाव बनाओ, बीजेपी में शामिल करवा लो, सारा पाप धुला जाएगा। अभी जो महाराष्ट्र में सरकार जो चल रहा है बीजेपी के गठबंधन में, शिंदे का, हाँ, एकनाथ शिंदे और है जो उनको, एकनाथ शिंदे को भी तो नोटिस मिला था। हाँ, उनको भी नोटिस मिला था। उनको भी नोटिस मिला था। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, या जो भी मतलब जांच एजेंसियां हैं, मैं उनसे मतलब पूछना चाहता हूँ, उनको जो नोटिस दिया गया था उनके जांच में क्या मिला आपको? बीजेपी के गठबंधन में उनका सरकार बनते ही उनका सारा पाप धुला गया और वो बिल्कुल ही स्वच्छ हो गए। ये पूरी देश की जनता समझ रही है। जिसके यहाँ आज जो ये एजेंसियां आईटी, सीबीआई और ईडी जो छापा मार रही है, वो देश की जनता समझ रही है वो विपक्ष है और मजबूत है और सबसे ईमानदार है, इसीलिए उसके यहाँ छापा मारा गया है। अभी है जो लोकसभा चुनाव होने में बस ज्यादा दिन नहीं, अब साल भर है, साल भर बीतते लग जाएगा। तो बीजेपी चाह रही है कि बिहार के हम जो अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा जमा लें, लेकिन महागठबंधन यहाँ 7 दलों का है और बहुत मजबूत है। तो उसमें है जो अभी एक सर्वे भी आया था कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले, जिसमें दिखाया गया कि है जो महागठबंधन के पक्ष में 37 सीट, अब मात्र 3 सीट वैसा है जो कड़े संघर्षों में बीजेपी के खाते में जा सकता है। तो क्या यह सर्वे के बाद अमित शाह का और भाजपा के और अन्य नेताओं का तो घबराहट नहीं बढ़ गया? इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भी सुना था कि बार बार अमित शाह आ रहे हैं। अभी हमको 3 दिन पहले एक ट्वीट किया गया, सासाराम में कोई बैठक हुआ था कि 2 अप्रैल को ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के जयंती के अवसर पर अमित शाह जी रोहतास के धरती पर आ रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे, अमित शाह जी से, कि रोहतास के धरती पर
महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जयंती पर आप आ रहे हैं, तो क्या जो सम्राट अशोक के जो विरासत है उस पर मौर्य वंश के लास्ट शासक राजा बृहदत्त का हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने जो कब्जा किया है, उस विरासत को लौटाने आ रहे हैं क्या? जो आज उस समय जो साकेत था, जो गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का विरासत है, वो बुद्ध का नगरी है जो आज अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन राजा बृहदत्त का हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने उस पर कब्जा किया है। और वो जो अयोध्या है वो अयोध्या नहीं, वो साकेत है, और साकेत राम का नहीं, बुद्ध और सम्राट अशोक का विरासत है। उस विरासत को क्या सम्राट अशोक के जयंती पर अमित शाह जी रोहतास के धरती पर लौटाने के लिए आ रहे हैं? तो अगर लौटाने के लिए आ रहे हैं तो घोषणा कर दें रोहतास के धरती पर कि भाई हम सम्राट अशोक को मानते हैं। और उनको, वैसे लोगों को सम्राट अशोक का नाम लेने का ही जरूरत क्यों है? जो लोग पार्लियामेंट में अशोक चक्र को हटा दिए, हटा करके ओम लगा दिए, और जो 4 शेर वाला स्तंभ था अशोक स्तंभ, उसको एक मुंह वाला खूंखार शेर बना दिए। ऐसे लोगों को क्या सम्राट अशोक का नाम लेने का भी हक है क्या? तो ये लोग केवल ढोंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं मनुवादी वाला, यही चल रहा है। और जो गोदी मीडिया है यही सब दिखा रहा है। आज जो दिखा रहा है वही पब्लिक समझ रहा है, लेकिन अब पब्लिक जो है पूरी तरह समझ चुका है। चूंकि ये लोग अभी 14 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी घूम घूम करके बोला करते थे, एक मौका हमें आप लोग दीजिए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इन चोर बेईमानों का पैसा विदेश में जमा है, मैं विदेश से लाऊंगा और एक एक गरीब के हिस्से 15-15 लाख रुपया पड़ेगा, देश का विकास होगा, इंडस्ट्रीज लगेगा, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को मैं सरकारी नौकरी दूंगा और किसानों का आय 2022 तक दोगुनी कर दूंगा। वो किसी भी क्षेत्र में क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? चलिए, आप काला धन तो नहीं ला सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से बने हुए हैं, इतना तो बता दीजिए जो विदेश में चोर बेईमान का पैसा जमा है वो किसका जमा है? देश की जनता हिसाब ले लेगी, आप बता तो दीजिए। अगर आपका साहस है तो आप बोलते थे कि मेरा 56 इंच का मतलब सीना है, आज कहाँ गया 56 इंच का आपका सीना? अगर 56 इंच का वास्तव में सीना है तो इस बात को जनता के सामने शेयर करिए। इन लोगों का विदेशों में काला धन जमा है, नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता तो समझ ही रही है कि सारा काला धन बीजेपी वालों के पास है, इसीलिए बीजेपी उसका मुझे शेयर नहीं कर रहा है। आप देखिए, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय पहले देश में लाखों लघु उद्योग चल रहा था, दिहाड़ी मजदूर लघु उद्योग में काम करते थे, दिन भर कमाते थे, अपना शाम को मजदूरी 500 रुपया लेते थे, 1000 रुपया लेते थे, उनका घर का चूल्हा जलता था। लेकिन नोटबंदी करने के बाद उनको दिहाड़ी नहीं मिला, सारे लघु उद्योग बंद हो गया, नतीजन करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग सड़क पर आ गए। क्या करा रहे थे वो? और बोल रहे थे कि बस थोड़ा समय का बात है। क्या भ्रष्टाचार रुका? क्या काला धन वापस आया? इसका जवाब देंगे। इन्होंने जितना काम किया सारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। देखिए, हर बाप का उम्मीद होता है कि हमारा बेटा जो है या हमारा आने वाला मतलब की जो पीढ़ी है, उत्तराधिकारी हमारा है,
हमारे संपत्ति को बढ़ाने का काम करेगा। ये कम से कम बढ़ाए नहीं तो उसको बरकरार रखेगा, उसको कम से कम खत्म नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया, एक संवैधानिक जगह को तो बनाने का काम नहीं किया इन्होंने। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, मतलब सारा जितना संवैधानिक जगह था जिससे गरीबों को आरक्षण के तहत नौकरी मिलता था, सारे संस्थान को बेचने का काम किया इन्होंने। मतलब इनडायरेक्ट इन्होंने इनडायरेक्ट आरक्षण को खत्म करने का काम किया कि जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेगा तो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को जो संविधान में आरक्षण दिया गया है वो कहाँ से मिलेगा। तो इन्होंने तो कुछ संपत्ति बनाया नहीं, सारे देश के संपत्ति को बेचने का काम किया अडानी और अंबानी के हाथ में। अब हम इनसे यह जानते हैं कि अभी विधानमंडल का सत्र चल रहा है और मनीष कश्यप एक फर्जी वीडियो बना करके तमिलनाडु के मामले को हाईलाइट किया। इसमें तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि जो गलत बयानी किए और वह विधान सभा में बयानी किए तो उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा को माफी मांगनी चाहिए। उल्टे वह है जो आरजेडी के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, उन पर हत्या का एक आरोप लगा और उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। यह दोहरा जो खेल चल रहा है इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी वालों का यही चाल और चरित्र है उन लोगों का यही चाल और चरित्र है कि खुद गलती करेंगे और अपने गलती को दूसरे पर थोपेंगे। तो सारी राज्य की जनता, देश की जनता समझ रही है और बीजेपी का खेल खत्म है। 24 में 100 सीट पार नहीं करेगा बीजेपी, ये मैं गारंटी करता हूँ। अब हम इनसे यह जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के दौरान आपकी कोई खेल में भी रुचि था क्या? अगर खेल में क्या रुचि था, कोई खेल खेलते थे तो उसके बारे में भी हमारे इस कहिए विधायक जी कार्यक्रम के तहत न्यूज हाट के दर्शकों को साझा। कोई खास नहीं था, लेकिन जो विद्यालय के माध्यम से खिलाया जाता था, फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, वही सब हम लोग भी खेलते थे बच्चे। वैसा कुछ जो है हमारा बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रहा। अच्छा, बचपन से ही सामाजिक कार्यों में ज्यादा रहा। हाँ, बचपन से ही सामाजिक कार्यों में लोगों को मतलब कि सेवा करना, मदद करना, यही हमारा बचपन से रुचि रहा। अब हम इनसे यह जानते हैं कि कल ही है जो बिहार का 111वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ है और आज है जो शनिवार का दिन है, तो आप है जो इस बिहार के स्थापना दिवस पर है जो बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर भी थोड़ा है जो। देखिए, बिहार जब से महागठबंधन बना है, बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और मैं बिहार वासी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार को मदद करें, सरकार के साथ खड़े रहें। पूरी महागठबंधन की सरकार आपके विकास के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरे महागठबंधन सरकार चिंतित है और आप आगे बढ़ें, शिक्षित हों। जहाँ भी सरकार की कमी दिखाई दे वहाँ जनता को आवाज़ भी उठानी चाहिए, जिस पर सरकार अपना मतलब कि काम अच्छा ढंग से कर सके। आप अपने विधायक निधि से डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किन किन उल्लेखनीय कार्यों का अब तक निष्पादन किए हैं, इस पर भी थोड़ा हमारे न्यूज हाट के दर्शकों को बताएं कि क्या क्या विकास अपने अभी डेहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास निधि के फंड से किए हैं। हमने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले विद्यालय का निरीक्षण किया। हम देखे कि इंटर की बच्चियाँ जो है नीचे बैठ कर के पढ़ रही है, हाई स्कूल के बच्चियाँ। तो हमने सारे विद्यालयों का निरीक्षण किया और टीचर ने कहा कि सर, इन गरीब बच्चों के लिए बेंच और डेस्क का व्यवस्था हो जाता
तो बहुत अच्छा होता। तो हमने सारे विद्यालय से रिक्वेशन मंगवाया और जितना लोगों को ज़रूरत था बेंच और डेस्क हमने गरीब के बच्चों बच्चियों के लिए देने का काम किया। इसके बाद जहाँ भी गांव में नली गली का समस्या था, दलित बस्ती में पिछड़ा बस्ती में, चूँकि दलित और पिछड़ा में कोई काम ही नहीं हो पाया था, लेकिन अब तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। बस यही है। हो गया वो साथी वाले कितना टाइम 20 से 22